क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर की। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डाई हाइड्रोजन जो है इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। वैसे डाई हाइड्रोजन नाम से आप टेंशन में मत आ जाइए। डाई हाइड्रोजन एक्चुअली होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो इस डाई हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आज के इस वीडियो का यही मुद्दा है। देखिए, दो तरह के प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। एक तो इसे लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है और दूसरा कि इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किस तरह से होता है। देखिए, लैबोरेटरी में जो भी हम चीजें प्रिपेयर करते हैं इसके लिए सेटअप जो होता है, ये सेटअप बहुत इजी सेटअप होता है। मतलब जो भी चीजें हम यूज करेंगे वो आसानी से अवेलेबल होता है। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन में क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसीलिए दो अलग अलग सेक्टर में इसे हम पढ़ेंगे। सो कमर्शियल प्रोडक्शन जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन के। तो सबसे पहले देखें कि अगर एसिड्स के साथ, कुछ डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम कुछ मेटल्स का रिएक्शन करवा सके तो उस केस में हमें मिलता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइल्यूट HCl में हम जिंक के ग्रैन्यूल्स मिला देते हैं देन हाइड्रोजन लिबरेटेड होता है। अब ये जो डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl यहां पर जो है ये HCl के फॉर्म में नहीं बल्कि H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। ये स्प्लिट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पोलर होता है जो कि HCl को स्प्लिट कर देता है H प्लस और Cl माइनस में। अब जब यहां पर जिंक मिलाया जाता है तो ये जिंक क्या करता है, जिंक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। हाइड्रोजन को जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन रेडिकल कह सकते हैं आप, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब दो ऐसे हाइड्रोजन रेडिकल मिलके H2 मॉलिक्यूल बनाता है और ये लिबरेटेड हो जाता है। जिंक इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ये Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ध्यान दें कि हर तरह का मेटल जो है इस तरह से डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। वो सारे मेटल्स जिनका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वैसे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये 0 होता है, तो जिनका भी नेगेटिव होता है वही इस तरह से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करता है, H+ आयन को डोनेट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि इस तरह का प्रोसेस एग्जिबिट नहीं करता है। मतलब उससे आप ऐसे डाइल्यूट एसिड में आप मिला के हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं जिनका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन से पॉजिटिव है, हाइड्रोजन का 0 है, उनका अगर पॉजिटिव हो तो वो इस तरह से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता है। अब अगला सवाल, जैसे कि हमने अभी बात किया कि बहुत सारे मेटल्स इसे हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है, तो अगला सवाल आएगा कि और कैसे कैसे मेटल्स जो है ये लिबरेट कर सकता है। तो आयरन भी वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है ये स्लोअर साइड में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, लेकिन ये भी हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है। अब देखिए, और भी बहुत सारे एसिड्स होंगे जो कि जिसके साथ मेटल का रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, जैसे कि H2SO4। आप इसके साथ जिंक मिला दे तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये लिबरेटेड होगा। सेम केस हियर, मैग्नीशियम मिला दे तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो ये एक तरीका हो गया लैबोरेटरी प्रिपरेशन की हम मेटल्स के साथ एसिड्स का, डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्शन करवा दें। दूसरा तरीका यह है कि बेसिस के साथ अगर मेटल्स का रिएक्शन हो, जैसे कि जिंक को अगर NaOH के साथ हम रिएक्ट करवा दे देन हाइड्रोजन लिबरेटेड होता है। कुछ और रिएक्शन देख लें, एल्यूमिनियम को अगर KOH से रिएक्ट करवा दे और ये H2O रहे वहां पर, ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन होगा ही, तो यहां पर भी हाइड्रोजन जो है लिबरेटेड होता है। तो ये कुछ लैबोरेटरी प्रिपरेशन डाइहाइड्रोजन का है। अब चलिए बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। यहां पर हम 4 तरीकों पे बात करेंगे, 4 अलग अलग तरीकों में आपकी किताब में दिया हुआ है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत इंटरेस्टिंग है। पानी को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाए देन यहां से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक तरफ से और ऑक्सीजन एक तरफ से लिबरेटेड होता है। लेकिन वाटर जो है बहुत ही बुरा कंडक्टर है।
इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसा है कि एक कंटेनर में यहाँ पर वाटर रख लिया जाए मान ले, और एक तरफ एक रॉड रहे, एक तरफ और एक रॉड, इन दोनों को अगर हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ दे तो इस प्रोसेस में यहाँ ऑब्वियसली नेगेटिव साइड को हम कैथोड कहेंगे। दिस इज कैथोड, कैथोड जो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है ये एनोड है, ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड, सो जो एनायन को अट्रैक्ट करेगा विच इज एनोड। तो अब यहां पर होता क्या है कि वाटर जो है, पानी, यहां पर अगर सिर्फ H2O रहे तो ये बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत कठिन होता है। देखिए बहुत सारे जगहों पे आप सुनेंगे कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्योर वाटर में भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, एनफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए देन ये पॉसिबल है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये लिबरेट कर जाए। लेकिन वो एनफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स को बहुत 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 क्लोज रहना पड़ता है, बहुत क्लोज, कुछ 100 नैनोमीटर का डिस्टेंस होना पड़ता है, और बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। सो वो बहुत ही कम्बरसम है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत कठिन है। सो एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो सही नहीं है, बहुत ही कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग। इसके लिए यहाँ पर प्रोसेस क्या अपनाया जाता है कि यहाँ पर थोड़ा एसिड या बेस या सॉल्ट इस तरह का मिक्सचर दे दिया जाता है। सो एसिड या बेस अगर इसके साथ प्रोवाइड कर दिया जाए H2O के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाता है ये सोल्यूशन। देन ये पॉसिबल होता है, एक तरफ से हाइड्रोजन जो है ये लिबरेट कर जाता है। तो यहां पर देखें कि अगर H2O में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, थोड़ा सा एसिड या बेस यहां प्रोवाइड कर दिया जाए, देन ये O2 एंड H2 में ये लिबरेट कर जाएगा। दरअसल क्या होगा कि जो एनोड वाला साइड है, यहां पर बैटरी लगा दूं मैं, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, और ये कैथोड वाला साइड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सो ये कैथोड वाला साइड और ये एनोड वाला साइड, मैं फिर से लिख दूं, ये कैथोड है, कैथोड है। यहां से कैथोड वाले साइड से जो है H2 लिबरेटेड होगा, और ये एनोड वाले साइड से जो है O2 लिबरेटेड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से भी यहां पर फिर से बता दूं कि वाटर मतलब यहां थोड़ा इम्प्योरिटी, एसिड या बेस की इम्प्योरिटी यहां पर मिलाया जाता है, देन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस देखते हैं क्या है। बहुत ज्यादा प्योरिटी में अगर डाइहाइड्रोजन हमें चाहिए होता है तो हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन थोड़ा वार्म हो, उसे हम कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, और इलेक्ट्रोड रखते हैं हम निकल। सो यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बहुत प्योरिटी में हमें डाइहाइड्रोजन मिलता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ही प्रोसेस है ये। अब अगला जो तरीका है कि अगर ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस हो, देखिए ब्राइन सोल्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन, सो ये हाई कंसंट्रेशन, सो बहुत हाई कंसंट्रेशन में सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन विच इज ब्राइन सोल्यूशन। सो इस केस में, इस स्थिति में जो है यहां भी हमें हाइड्रोजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, इट इज अ सॉल्ट, इसका एक्वस सोल्यूशन। तो यहां जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, सो इस यहां भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो जब यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है देन एक तरफ Cl2 और H2 बनेगा और सोल्यूशन में NaOH बचा हुआ रहेगा। अब देखिए अगला जो प्रोसेस है, चौथा प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस है, कि अगर हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन या फिर कोक जो है हाई टेम्परेचर में स्टीम के साथ, स्टीम मतलब वाटर वेपर, उसके साथ किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो भी हमें डाइहाइड्रोजन मिलता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। इसके साथ वाटर का अगर रिएक्शन हो, रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर हो। देखिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर,
बहुत ही हाई टेम्परेचर हो और कैटलिस्ट निकल होगा, तो यहां पर इस स्थिति में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेटेड होगा। एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, CH4 इज हाइड्रोकार्बन, H2O वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, 1270 केल्विन टेम्परेचर होगा, निकल का प्रेजेंस होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहां पर इस मिक्सचर को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के सिंथेसाइजेशन में यूज किया जाता है ये वाला जो मिक्सचर है इसे। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन के बदले कोक का यूज करें, सो देखिए कार्बन सॉलिड स्टेट में, इसे भी उसी तरह से हाई टेम्परेचर में स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए, देन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो मिलता है। ये क्या है? ये सिंथेसिस गैस है, वाटर गैस भी कहा जाता है इसे। तो इस तरह से हमें ये वाला मिक्सचर तो मिलता है। अब अगर हाइड्रोजन का अमाउंट हमें बढ़ाना होता है, ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होता है, देन ये वाला जो मिक्सचर है इसे आगे हमें और भी प्रोसेस करना पड़ता है। क्या प्रोसेस करना पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। और वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, दिस वन, इसे कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो वाटर गैस या सिंथेसिस गैस है, इसे हम आगे और किस तरह से हम ऑपरेट करके हम और ज्यादा हाइड्रोजन यहां से लिबरेट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें इस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर में फिर से स्टीम से पास करना होता है। यहां पर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तो जो था ही, अब उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो यहां पर जो हमें मिक्सचर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन को अगर सेपरेट करना होता है तो वो सेपरेशन का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस मिक्सचर को हाई प्रेशर में रखते हैं, बहुत हाई प्रेशर में, सो यहां पर लगभग 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हाई प्रेशर में हम यहाँ पर पानी रखते हैं, यहाँ पर पानी H2O है, और ये वाला मिक्सचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, सो CO2 और H2, इसका मिक्सचर को अगर रखें यहाँ पर और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो ये CO2 जो है, ये CO2 को वाटर जो है अब्सॉर्ब कर लेगा और बचा हुआ रहेगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से इस हाइड्रोजन को यहां सेपरेट किया जाता है यूजिंग हाई प्रेशर। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, तो वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख ले। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।